डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप अध्ययन करेंगे कक्षा 8 संस्कृत के माइक्रो सिलेबस के अंतर्गत व्याकरण का सामान्य परिचय और उसी के अंतर्गत संधि और समास का। तो देखिए, यह आपका कोई निर्धारित सिलेबस नहीं है, यह माइक्रो सिलेबस है आपका। माइक्रो सिलेबस का मतलब होता है कि आपके लिए एक छोटा सा प्लान जो लगभग एक सप्ताह तक के लिए होता है। यहाँ आपको जो व्याकरण से संबंधित संधि और समास का अध्ययन कराया जाएगा, वह सामान्य बेस पर आपके नॉलेज को देखना है कि आपने पिछली कक्षाओं में संधि और समास का अध्ययन किया है तो कहाँ तक आपको वो सारी चीज़ें याद है। अगर कहा जाए तो हिंदी में इसको पुनरावृत्ति या पुनरावलोकन भी कहते हैं। माइक्रो सिलेबस के अंतर्गत जो भी व्याकरण के पार्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं, यह आपके पाठ्य पुस्तक से संबंधित भी हैं। पिछली कक्षाओं में भी आप इसे पढ़ चुके हैं। अभी आपको यह प्लान इस सप्ताह तक के लिए बताया जा रहा है। इसके बाद डिवीजन ऑफ कोर्स में जो आपका सिलेबस है, अगले सप्ताह से आप अपनी पाठ्य पुस्तक से निर्धारित चैप्टरों को, पाठों को आप पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अध्ययन करते हैं व्याकरण सामान्य परिचय। व्याकरण का सामान्य परिचय देते हुए आपको ध्यान रखना है कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलने का ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थात कहने का आशय यह है, वह शास्त्र जिसके द्वारा आपको पढ़ना, लिखना और बोलना शुद्ध आ जाए, वही व्याकरण कहलाता है। अब बात यह भी होती है कि व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो व्याकरण व्यक्ति को इसलिए आवश्यक है क्योंकि बिना व्याकरणिक नियमों को जाने हुए हम ना तो शुद्ध बोल पाएंगे, ना तो हम शुद्ध लिख पाएंगे और ना तो शुद्ध हम पढ़ पाएंगे। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग अशुद्ध वर्तनी का प्रयोग करते हैं, अशुद्ध भाषा बोलते हैं और शुद्ध शब्दों को नहीं बोल पाते हैं। वहीं आप देखते हैं, बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो शुद्ध लिख भी नहीं पढ़ पाते हैं। और व्याकरण की कमी के कारण बहुत सारे लोग अशुद्ध पढ़ते हैं। अखबार, समाचार इत्यादि में आप देखते हैं कि ऐसे लोग इसको पढ़ते समय उनके उच्चारण में, उनकी भाषा में अशुद्धता विद्यमान होती है, अशुद्धता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। तो इन सभी नियमों को दूर करने के लिए व्याकरण की आवश्यकता है। इन सभी विकारों को, इन सभी त्रुटियों को, कमियों को दूर करने के लिए व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं संधि और समास की। तो देखिए, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अब संस्कृत में अगर संधि की बात करते हैं तो आप ध्यान रखते हैं कि संस्कृत में अक्सर आपको स्वर संधि का अध्ययन कराया जाता है। लेकिन संधि के अगर भेद की बात करते हैं, तो पार्ट की बात करते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं। ठीक है, पहला जो होता है वह होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा जो है वो है विसर्ग संधि। तो ये संधि के 3 रूप होते हैं। आपने अभी तक स्वर संधि के भेद पढ़ा है, तो स्वर संधि के जो भेद होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। और वो 5 भेद कौन कौन से हैं? तो पहला भेद होता है दीर्घ संधि। ठीक है, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और 5वां है अयादि संधि। ये स्वर संधि के 5 भेद अभी तक आपने पढ़ा था। अब देखिए, दीर्घ संधि की बात करते हैं तो संस्कृत में इसका सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घ। अर्थात जहाँ वर्णों की समानता हो वहाँ दीर्घ होता है। जैसे अ प्लस अ मिलकर आ बनाता है, वो दीर्घ होता है। गुण संधि का सूत्र होता है आदि गुण। ठीक है, वृद्धि संधि का संस्कृत में सूत्र होता है वृद्धि रेश। और यण संधि का संस्कृत में सूत्र होता है एको यणज। 5वां संधि है आपका
अयादि संधि। अयादि संधि का संस्कृत में जो सूत्र होता है वह है एचो अय वायावह। तो ये इनके स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, उन पांचों के संस्कृत के सूत्र हैं। दीर्घ संधि में वर्णों की समानता होती है, अर्थात आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बढ़ाऊ की मात्रा, री की मात्रा इसमें प्रयोग की जाती है। गुण संधि जहाँ ए की मात्रा ओ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है वहाँ गुण संधि होता है। वृद्धि संधि जहाँ अय की मात्रा औ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है वहाँ वृद्धि संधि होता है। यण संधि जहाँ यह वह का प्रयोग किया जाता है, जैसे विद्यालय, मध्वरी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ यण संधि समझना है। अयादि संधि क्या है? जहाँ अय आय, औ आओ इसका प्रयोग किया जाता है वहाँ अयादि संधि होता है, जैसे पवन, पावक, नयन, नायक। तो इस प्रकार से इसके उदाहरण होते हैं। अब बात करते हैं समास की। तो देखिए समास क्या है? शब्दों के सन्निकट आने पर जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है उसे समास कहते हैं। अर्थात समास में दो शब्दों का मेल होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए राजपुत्र, ठीक है, तो राजपुत्र क्या है? ये दो शब्द दिखाई पड़ रहे हैं आपको कि राजा का पुत्र। कहने का आशय क्या है? राजपुत्र क्या है? राजा का पुत्र है, ये समास है। तो दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं और दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब समास के कितने भेद होते हैं? तो देखिए संस्कृत में समास के 4 भेद होते हैं। अब आपके दिमाग में यह भी आ रहा होगा कि आपने हिंदी में तो समास के 6 भेद पढ़े हैं, संस्कृत में कैसे 4 हो रहे हैं? तो समास के जो भेद होते हैं वो संस्कृत में 2 भेद आपस में सम्मिलित हो जाते हैं। पहला भेद है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा भेद है द्वंद्व समास और चौथा भेद है बहुव्रीहि समास। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि यही 4 मुख्य समास हैं और जो आपका कर्मधारय समास और द्विगु समास बचा है वो तत्पुरुष समास का पार्ट है। तो कर्मधारय समास और द्विगु समास ये दोनों तत्पुरुष समास के पार्ट हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अव्ययी भाव समास क्या है? जिस समास का पहला पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव कहते हैं। अर्थात आप यह भी कह सकते हैं कि जिस समास का पहला पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्त, यथासाध्य, यथा सहाय, भरपेट, आमरण, उपगंगम, पंचगंगम इत्यादि। तत्पुरुष समास क्या है? जहाँ संबंधों की प्रधानता होती है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, राष्ट्रपिता, राष्ट्र का पिता, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। कर्मधारय समास क्या होता है? जिस समास में विशेषण विशेष का संबंध होता है वो कर्मधारय समास होता है, वह तत्पुरुष के अंतर्गत ही आता है। जैसे नील गगन, नील कमल, नील गाय, श्वेतांबर, ठीक इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे। द्विगु समास क्या होता है? जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है वह द्विगु समास होता है। जैसे द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, ठीक है, सप्ताह हो गया, अष्टकोण हो गया। तो ये दोनों समास तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। द्वंद्व समास जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं किंतु उनके बीच योजक चिन्ह हिंदी का, संस्कृत का च या हिंदी का और लगा होता है तो वो द्वंद्व समास कहलाते हैं। जैसे गुरु शिष्य, भाई बहन, माता पिता, रात दिन इत्यादि ऐसे वर्ण हैं जो द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं बहुव्रीहि समास की। तो देखिए द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, लेकिन बहुव्रीहि समास के दोनों पद प्रधान न होकर उभय पद प्रधान होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसके दोनों पद प्रधान होते हैं लेकिन एक नया पद बन जाता है जो मुख्य होता है, प्रधान होता है, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे लंबोदर, तो लंबोदर में आप देखेंगे लंबा प्लस उदर, तो लंबा माने क्या हो गया? लंबा माने बड़ा हो गया।
और उदर माने पेट हो गया। तो जिसका पेट बड़ा है ये दोनों मिलेगा तो क्या होगा, भगवान गणेश का नाम आएगा। लंबोदर माने गणेश भगवान होते हैं। जैसे दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, 10 तो संख्यावाची है, आनंद माने मुख हो गया, अर्थात एक नया नाम होगा रावण। इस प्रकार से आपको संधि और समास तथा व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण का ज्ञान क्यों आवश्यक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। इससे संबंधित आपको PDF भेज दिए जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।